क्यों निकाला आपने मुझे? जिसने मुझे निकाला क्या अच्छा किया या बुरा किया बोलो। आज वो खुद इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। दाल में काला है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका है ना। मुझे तो निकाल दिया। किसको लाए? जिसने कहा मैं अवाम को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। वो कट्टे बच्चे वो कहां गए? वो मुर्गियां वो अंडे कहां चले गए? मुकाबला दो जमातों के दरमियान में है, शेर वाले आपका कराची के तीर वाले। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि अपने सियासत करते हुए वो हमारा शहर को तकसीम करने की कोशिश करे। हर किसी को ये बात समझाना है, किसी आजाद पे अपना वोट जाया ना करे। ये हमेशा कराची के हक पे सौदा करके हर किसी का वफाकी हुकूमत में शामिल होता है। किसी और जमात ने किसी इलाके के मुंतखब होकर मेंबर बनना भी है, वो आपके इलाके में 1% का काम ही नहीं कर सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। ख़वातीन और हज़रात, हम जानते हैं कि अब 2 दिन बाकी है इलेक्शंस में और हम जानते हैं कि 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स पाकिस्तानी फैसला करेंगे इस वतन अजीज़ के मुस्तकबिल का, हमारे मुस्तकबिल के हुक्मरानों का, कि कौन लीड कर सकता है पाकिस्तान को सही डायरेक्शन में। हम ये भी जानते हैं कि 2/3 अक्सरियत एक बहुत बड़ा ख्वाब है जो किसी भी सियासी जमात का पूरा नहीं होगा। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि मुशर्रफ की 10 साला इक़्तिदार के बाद 2008 से चौथी बार ये कौम अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करने जा रही है। और ये भी एक तारीख ही है, मैं समझता हूँ कि चौथी बार हम वोट करने जा रहे हैं। डेमोक्रेसी डिरेल नहीं हुई है, अभी तक चल रही है जमहूरियत, सो कॉल्ड जमहूरियत। लेकिन एक बात और भी हमें याद रखनी चाहिए कि मुल्क के हालात क्या हैं, क्योंकि मुल्क के हालात इस वक्त फिर हम देख रहे हैं माशी तौर पर मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI के मुताबिक जो इन्फ्लेशन महंगाई की शरह रही, वो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो नंबर्स लेटेस्ट आए हैं उसके मुताबिक 28.3% रही। पाकिस्तान का माली खसारा इस वक्त, जिसे हम फिस्कल डेफिसिट भी कहते हैं, फिस्कल डेट भी कहते हैं, वो GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 2.3% है इस वक्त, जो कि 3 साल की बुलंद तरीन सतह है। वजह यही बताया जा रहा है, कर्जों की अदायगियाँ। मैं किसी भी सियासी जमात के मंशूर में ये नहीं देख रहा कर्जों की अदायगियाँ कैसे होंगी। अगर हमने अपने मुआशी मुस्तकबिल को बेहतर ना किया तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल ऐसा ही रहेगा जैसा कि आज है। हम ये भी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ज़ाब्ता अखलाक जारी किए हैं उसमें जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं उसके पास इंतखाबी मुहिम को चलाने के लिए 1 करोड़ का बजट होता है। और जो प्रोविंशियल असम्बली, सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं उनके पास 40 लाख की मंजूरी है, इससे ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक रिसेंट सर्वे रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा इलेक्शंस में जो इंतखाबी मुहिम पर अखराजात किए जा रहे हैं वो तकरीबन $540 मिलियन कम से कम, यानी 54 करोड़ डॉलर्स कम से कम, से लेकर 1.3 अरब डॉलर्स यानी 130 करोड़ डॉलर्स तक इंतखाबी मुहिम पे खर्च हो रहा है। गरीब मुल्क है, लेकिन हम जानते हैं इलेक्शन कमीशन के तो 50 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं इलेक्शंस के ऊपर, और ओवरऑल अगर मुल्क के खजाने की बात की जाए तो इलेक्शंस का बोझ कोई 151 अरब रुपए है। यकीनन गरीब मुल्क के लिए कितना पैसा खर्च हो रहा है इलेक्शंस पे, काश ये पैसा आवाम पे खर्च होता तो मेरी नज़र में ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी हरकत में आ रहा है। हुकूमत को रोक दिया FBR में रिफॉर्म्स लाने से, साथ साथ PIA की प्राइवेटाइजेशन को भी रोक दिया गया। SIFC से अप्रूवल के बाद कहा गया था कि एक बॉडी बना दी जाएगी जो ये फैसले करेगी कि PIA का जो प्राइवेटाइजेशन निजकारी का अमल है उसे किस तरह आगे बढ़ाया जाए। देखना यह है कि आने वाली हुकूमत इससे कैसे निपटेगी। यकीनन अब एक सवाल बड़ा वाज़ेह है, क्या वोटर टर्नआउट पाकिस्तान में 70-80% हो सकता है? क्या जो इस वक्त मंशूर, जो स्पेशली नवाज शरीफ साहब की बात करें तो उनका एक ही नैरेटिव है, मुझे क्यों निकाला और PTI की बुराई। पीपल्स पार्टी की बात करें तो उनका एक ही नैरेटिव है कि हम सोशल वेलफेयर एक सोसाइटी बनाएंगे और इंतकाम की सियासत नहीं चाहते, नफरत की सियासत नहीं चाहते। और बाकी दूसरी जमातों की बात करें तो MQM के लिए मजीद मुश्किल सामने इसलिए नजर आ रही हैं कि MQM लंदन ने एक लिस्ट जारी कर दी है 81 उम्मीदवारों की कि ये हमारे आज़ाद उम्मीदवार हैं, इनको वोट दीजिएगा। तो इससे लग रहा है कि MQM का वोट बैंक असरअंदाज, मुतासर होगा। और साथ साथ हम ये कैसे भूल सकते हैं कि आज कश्मीर डे भी है, यौम यकजहती कश्मीर हम मनाते हैं। इसकी वजह यही है कि हम चाहते हैं कि कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी मिले भारत की बर्बरियत से।
फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी मिले इजराइल की बर्बरियत से, और दुनिया को ये एहसास हो, जो वर्ल्ड लीडर्स कहलाते हैं, सुपर पावर्स कहलाते हैं, कि उनकी जिम्मेदारियों में ये शामिल है कि वो इस दुनिया को सबके लिए एक पुरअमन दुनिया बनाएं, ना कि सिर्फ अपने मफादात की खातिर दूसरे का मुल्क तबाह कर दिया जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मेरे पास एक कमाल पैनल मौजूद होगा, इसलिए आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.3 अरब डॉलर्स तकरीबन खर्च होने जा रहे हैं, हो रहे हैं इस वक्त इंतखाबी मुहिम में ऑल ओवर पाकिस्तान। यकीनन बहुत बड़ा अमाउंट है, बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, इसीलिए मैंने सोचा कि अब सियासतदानों से पूछा जाए कि वो कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, स्पेशली एक ऐसे सिनारियो में जब हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा कि अता तारड़ ने इल्ज़ाम लगाया कि लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी पार्टी की तरफ से कैश पेमेंट दी जा रही है, NIC रखवाया जा रहा है, जिसके ऊपर परवशा खान साहब पीपल्स पार्टी की ये स्टेटमेंट देती हैं कि अता तारड़ साहब जो हैं वो बॉलीवुड मूवीज़ बहुत देख रहे हैं, इसलिए इंडियन फिल्म की हीरो बनने की कोशिश ना करें। खैर, ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन हम जानते हैं कि जब भी इलेक्शन होते हैं पैसों का बड़ा इस्तेमाल होता है, और इस वक्त हमारे मुल्क को पैसों की शदीद ज़रूरत है। ऐसे हालात में हमारे साथ इस वक्त जो पैनल मौजूद है, जो इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहा है, उनसे पूछते हैं उन्होंने कितने पैसे खर्च किए हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगा एक ऐसी खातून को इस वक्त अपने स्टूडियो में, जो यकीनन आपसे तारुफ भी करवाना चाहता हूँ, आपसे मिलवाना भी चाहता हूँ, जो कि उम्मीदवार हैं NA 238 की, बड़ी कामयाब बिजनेस वुमन हैं, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, 2012 में पाकिस्तान छोड़कर गई थी, बाहर गई, अपना करियर बनाया एविएशन इंडस्ट्री में, आज अपने जहाज़ हैं उनके पास, और वो वापस आई हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए। मुझे भी झटका लगा जिस तरह आपको लग रहा है। तबस्सुम अब्दुल कादिर, वेलकम टू सियासी शतरंज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर गिविंग अस योर टाइम। महमूद मौलवी साहब मुझे स्काइप पर ज्वाइन कर चुके हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हैं, यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो भी NA 238 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनसे ही पूछेंगे NA 238 का सवाल। साथ साथ उज़मा कारदार साहिबा मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं। उज़मा साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, लुकिंग शार्प लाइक ऑलवेज। उज़मा साहिबा, पहले आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो इल्ज़ाम अता तारड़ साहब ने लगाया कि पैसों का इस्तेमाल हो रहा है, कितना इस्तेमाल हो रहा है, कुछ बता सकती हैं आप मुझे? जी बहुत शुक्रिया तला, आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, बिलावल साहब जो हैं वो पंजाब में कोई तीर मारने तो आए हैं, लेकिन उनके पास कोई उसके लिए कोई माहौल नहीं है, कोई उनकी सपोर्ट नहीं है, क्योंकि पंजाब में तो इनका वजूद भी नहीं था। अब जाहिर है कि वो किस तरह से अपने लिए जो हैं वो वोटर्स को मोबिलाइज करें। इनकी पिछली असेंबली में 371 हमारे मेंबर्स थे, तो टोटल इनके 4 MPA थे, तो अब वो 4 MPA जो हैं लेके तो वो क्या कर सकते हैं। तो इसलिए पैसे की चमक बड़ी चीज़ होती है, और वो इसको पूरी बोरियों के मुंह खुले हुए हैं, और अता तारड़ ने तो पकड़ भी लिया उस दिन। अब एक इलेक्शन कमीशन ने एक इंक्वायरी की कमेटी बिठाई है, देखें उसमें क्या फाइंडिंग आती है। तो मेरे ख्याल में ये बिलावल साहब को पता नहीं है कि पंजाब में लोग वोट देते हैं खिदमत पे। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं तो हैरान रह गई, क्योंकि मैं इस वक्त NA 119 में कैंपेनिंग कर रही हूँ मरियम नवाज साहिबा की के लिए जी। और मैं वहाँ जब गली कूचों में जाती हूँ तो मैं हैरान रह जाती हूँ कि 35-35 साल से लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ। तो मैं उनसे पूछती हूँ, मैंने कहा 35 साल हो गए, क्यों आप अभी तक उनको सपोर्ट कर रहे हैं? वो कहते हैं कि जब वो आते हैं और जब वहाँ उनकी हुकूमत होती है तो हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाती है, हमें आसानियाँ हमारे लिए पैदा हो जाती हैं, इसलिए हम उनसे मोहब्बत करते हैं। वो हमारे बच्चों के लिए कोई हमारे स्कूल खोलते हैं, अस्पताल खोलते हैं, महंगाई नहीं होती है और हमें हर चीज़ जो है वो सस्ती मिल रही होती है। तो इसलिए हम जो हैं उनके साथ खड़े हैं। तो टस से मस उनका वोट नहीं हुआ, और सारा खिदमत की वजह से। आप यकीन करें, ये बिलावल अगर समझ जाए तो उल्टे कदमों वो वापस कराची चला जाए। ठीक मैडम, तबस्सुम, 1 करोड़ का बजट है नेशनल असेंबली की सीट पे अपनी पॉलिटिकल कैंपेन चलाने के लिए। आपने न पोस्टर लगाए हैं, ना आपने कोई ज़्यादा कैंपेनिंग की है, ना हल्के में उतरी हैं, और आप 2012 मुल्क छोड़कर गई थी, आज वापस आई हैं, एक कामयाब बिजनेस वुमन तो हैं ही हैं आप एविएशन सेक्टर में, लेकिन अब पाकिस्तान को बदलने का ख्वाब क्यों है आपके पास? आप अपनी ज़िंदगी इंजॉय करती बाहर, किसने बोला था आपको वापस आने के लिए?
देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये पॉपुलैरिटी कल्चर पे मैं बिलीव नहीं करती। ये जो आप खर्चा करने की बात कर रहे हैं, हर तरफ से मुझे ये एडवाइजेज़ मिल रही हैं कि मैम अभी आप आई हैं, आपको कोई जानता नहीं है, आपको किसी ने कोई देखा नहीं है, तो आप समझ रही हैं कि आप इलेक्शन जीत जाएंगी या आप सियासतदान बन जाएंगी। तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे सियासतदान बनाने की कोशिश नहीं करें। ना मैं सियासतदान हूँ, ना मैं आपके बोलने से सियासतदान बन जाऊँगी और ना मैं बनना चाहती हूँ। मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं एक स्ट्रैटेजिस्ट हूँ, मुझे काम करना आता है। जब नेशनल असेंबली में पहुँचूँगी तो मुझे पता है काम कैसे करना है। हाँ, ये अलग बात है कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँगी जब तक कि मैं ये कल्चर एक्सेप्ट नहीं करूँगी या मैं ये कल्चर अडॉप्ट नहीं थोड़े करूँगी। पैसे दे के रिजर्व सीट ले लेती हैं कोई? आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे रिजर्व सीट तो ऑफ़र हुई और आपको लगता है मुझे टिकट मिलना मुश्किल था? अगर आप मेरा बैकग्राउंड जानते हैं आसान, आप बड़ी प्रोमिनेंट फैमिली को बिलोंग करती हैं, बिजनेस कम्युनिटी, मेमन कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं। मैं समझता था मेमन कम्युनिटी से कोई मर्द आएगा, लेकिन मुझे खुशी हुई कि एक औरत सामने तो आई। आई थिंक टिकट लेने के लिए घर पे आते लोग ना, टिकट Yes. देने के लिए, अगर आप जानते हैं मेरा जी हाँ। बैकग्राउंड तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे चेंज लाना है या मुझे सोच में चेंज लाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे किसी ना किसी, मैं पार्टी में तो चेंज इस तरह ला ही नहीं सकती क्योंकि सबकी पार्टी के अपने एक कल्चर डेवलप हो चुका है और उस कल्चर ने कोई फ़ायदा तो दिया नहीं है अभी तक। तो आपका ये नेक्स्ट सवाल होगा कि जो चेंज लाने वाले हैं उनके साथ क्या हो गया। जी तो हाँ। एब्सोल्युटली आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये इलेक्शन हो रहा है, आई थिंक इसका ही कल्चर गलत है। पॉपुलैरिटी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हमें जरूरत है, ऑफ कोर्स। नहीं, टोटल रिफॉर्म्स कैसे होती है? हर बंदा रेवोल्यूशन चाहता है और 8 फरवरी को घर में बैठा है। 8 फरवरी को हर बंदा घर में बैठने की बात कर रहा है। आज अगर आप मेरे ही हल्के की बात कर लें, 80% लोग मायूस हैं। मोर देन 80% लोग बोल रहे हैं हम वोट नहीं देंगे, हम थक गए हैं और हम मायूस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मायूसी को ख़त्म करें। जो आप रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं वो आप 8 फरवरी को लेकर आए ना। अगर आप 8 फरवरी को रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं तो ये आपका काम है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने कैंडिडेट्स को चेक करें, कौन कौन है उधर, कौन कौन सा कैंडिडेट किस किस उस पे है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसने क्या क्या काम किया है। जब भी आप जैसे लोग भी बात करते हैं इलेक्शन के टाइम पे, आप 4 कैंडिडेट्स की बात करते हैं। कितने कैंडिडेट्स हैं मेरे हल्के में जो खड़े हुए हैं? 20 से ऊपर 20 25 कैंडिडेट्स हैं इस वक्त। 20-25 उसमें आप 5 के नाम लेते हैं, जो 16 हैं उनका भी कुछ ट्रैक रिकॉर्ड है, कुछ है ना। मुझे इलेक्शन में मैं सेलेक्ट हूँ, मैं इलेक्ट हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट मैं इतनी मैच्योरिटी पब्लिक में देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने कैंडिडेट्स पे रिसर्च करें, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे रिसर्च करें। जो कैंडिडेट है, अगर मैं कैंडिडेट हूँ, मुझे कहते हैं आप अपने हल्के के लिए क्या करेंगी, मैं 4 लाइनों में आपको बता दूँ मैं आपके हल्के के लिए क्या करूँगी। इतना बड़ा हल्का, पॉसिबल ही नहीं है। हर एरिया का प्रॉब्लम अलग, मैं क्या I'll come back to you. NA 238 को मैं तफसीलन आपसे डिस्कस करूंगा, मैं मौलवी साहब से भी करूंगा, लेकिन मौलवी साहब आप मुझे बड़ी काम की चीज़ बताइएगा कि सर खर्चा आपने कितना किया है, कितना करना बाकी है, वैसे कितना होता है सर नेशनल असेंबली की सीट के इलेक्शन की मुहिम के ऊपर खर्चा? महमूद मौलवी साहब। देखें, हर इलाके का डिफर करता है और खर्चा देखें 1 करोड़ के अंदर ही होता है, क्योंकि एज पर देखें जो भी टैरिफ है जो इलेक्शन कमिश्नर ने दिया है तो लोग उससे ऊपर तो दिखा ही नहीं सकते, तो वो उसी के अंदर दिखाते हैं। अब ऑफ द रिकॉर्ड बता दें होता कितना है? ऑफ द रिकॉर्ड देखें अलग अलग है कि कुछ लोगों का 2 करोड़ होता है, कुछ का 3 होता है, कुछ का 5 होता है, इंटीरियर में 6-7 भी हो जाता है। 10-20 भी होता है सर कहीं कहीं? नहीं, 10-20 मुझे नहीं पता, मैंने आपका कितना हुआ है महमूद साहब? आपका अभी तक कितना खर्चा हो गया? अब तो आप आखिरी दिन है 1-2। मैं अभी तक हिसाब किया ही नहीं है। देखिए अभी तक हिसाब का वो हमेशा इलेक्शन के बाद ही हिसाब करते हैं। और माशाल्लाह आपको सर हिसाब की जरूरत भी तो नहीं है ना सर, आप जैसा बंदा हिसाब तो करने पे है तो क्या जरूरत ही नहीं है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने मालिक का बड़ा करम है, मगर हिसाब किताब तो हमेशा होता है, हर चीज़ की होती है। राइट। उज़्मा कारदार साहिबा, आपकी नज़र में सियासतदान हिसाब किताब करते हैं ऐसे ऐसे वक्त के ऊपर, या फिर कहते हैं कि बस बोरियों के मुंह खोल दो, बहने दो पैसा? ताला, इलेक्शन लड़ना हमारे मुल्क में कोई आसान काम नहीं है। अग्रीड। और आप अगर देखें तो नेशनल असेंबली का जो हल्का है वो बहुत बड़ा होता है और इस दफ़ा तो जो हल्का बंदी हुई हैं, एक एक नेशनल असेंबली के हल्के के नीचे 4-4, 5-5 आपको MPs नज़र आएंगे। थोड़े थोड़े हल्के, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने बड़े सख्त रूल्स रखे हुए हैं। आपको एक बैंक अकाउंट खोलना होता है, नया बैंक अकाउंट, जिसमें आपको दिखाना होता है कि आप कितना खर्चा कर रहे हैं। खर्चा आपको इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इतने बड़े एरिया में डोर टू डोर आप ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप जा सकें। तो फिर आपको लोगों के साथ अगर तो आप पार्टी के साथ मुंसलिक हैं, उनकी तंजीम होती है तो वो आपके साथ जुड़ जाती है, आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है।
लेकिन कई लोग गरीब होते हैं, गरीब औरतें घरों से निकलती हैं, जो अपने बच्चों को छोड़ती हैं, फैमिलीज को छोड़ती हैं, तो थोड़ा सा आपको उनको कॉम्पनसेट करना पड़ता है, वो उनको ट्रांसपोर्ट आपको देनी पड़ती है, वो अपनी जेब से तो नहीं कर सकते ना ये सब कुछ। अगर वो निकले हुए हैं तो फिर ये खाना आप जब वो पूरा दिन कैंपेनिंग करके आती हैं तो 4 बजे आप उनको अगर बगैर खाए पिए भूखा आप घर भेज दें तो ये मेरे ख्याल में बहुत नामुनासिब बात है। ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं आपको। फिर उसके अलावा जो इलेक्शन डे है उसकी एक अलग साइंस है, उसको किस तरह से आपने मैनेज करना है, वो आपको उसमें काफी खर्चा आपका हो जाता है। जितने लोग आपके साथ आपके लिए काम कर रहे होते हैं आपको लुक आफ्टर करना पड़ता है, आपको वोटर्स को निकालना पड़ता है, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होती है, आपको मैन पावर चाहिए होती है। अगर आप ये सारा आपको ये साइंस नहीं आती है तो आप इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप इलेक्शन नहीं लड़ रही। देखें बात सारी ये है कि मैं जब पीटीआई में थी तो मैंने डायरेक्ट टिकट के लिए मैंने अप्लाई किया था। मैं फाइटर हूं और 2 महीने तक डिसाइड नहीं कर सकी थी पार्टी के किसको टिकट देना है। तो शफकत महमूद मेरे पास आए, वो भी उसी इलाके से उन्होंने अप्लाई किया था, तो मुझे हंस के कहते हैं कि ऐसा करें कि आप मेरा टिकट आप ले लें क्योंकि आपके जीतने के ज्यादा चांस हैं और अपनी रिजर्व सीट का टिकट आप मुझे दे दें। तो मैंने तो रिजर्व सीट के लिए अप्लाई नहीं किया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो इसमें बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन हमारा पॉलिटिकल कल्चर अभी चेंज होने वाला है। खवातीन जो हैं लॉजिस्टिकली पार्टीज को उनको सपोर्ट करना चाहिए, सेफ सीट से उनको फील्ड करना चाहिए, लेकिन ये कल्चर नहीं है अभी हमारे पार्टी में। तो जब तक ये नहीं होगा खवातीन के लिए अकेले इलेक्शन लड़ना जो है वो बहुत दुश्वार हो जाता है। राइट, एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है मैडम, आपकी इजाजत से एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आके डिस्कस करेंगे। कराची का हल्का है NA 238, 10 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। महमूद मौलवी साहब भी वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारे साथ तबस्सुम अब्दुल कादिर साहब भी मौजूद हैं, वो भी वहीं से इलेक्शन लड़ रही हैं। पूछेंगे इनसे कि इनको क्या मालूम है कि इलाके में प्रॉब्लम्स क्या हैं और क्या करने वाले हैं NA 238 के लिए दोनों उम्मीदवार। ब्रेक के बाद कराची का हल्का NA 238 डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस हल्के के 2 उम्मीदवार इस वक्त मौजूद हैं। पहले मैं डिस्कशन करना चाहूंगा तबस्सुम अब्दुल कादिर साहिबा से, जो कि 11-12 साल के बाद अपने वतन वापस आई हैं, पाकिस्तान वापस आई हैं। तबस्सुम साहिबा, NA 238 से आप इलेक्शन लड़ रही हैं, क्या आपको प्रॉब्लम्स का इल्म है? क्या आप अगर जीतती हैं तो आप सोल्यूशन लेकर आएंगी? कैसे लेकर आएंगी? एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर वोटर पूछेगा आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो NA 238 मेरा होम टाउन है, मैं वहाँ पैदा हुई थी जमशेद रोड पे। माशाल्लाह जी, इस्लामिया कॉलेज के पास। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यू आर फ्रॉम परदेसी फैमिली से आप? Yes. ठीक है। इस्लामिया कॉलेज, सिर्फ इस्लामिया कॉलेज को अगर आप देख लें, कोई भी अंधा बता देगा। आप NA 238 में जैसे ही अंदर जाते हैं, जमशेद क्वार्टर्स जो मेरा होम टाउन है, वहाँ जाके आप देखेंगे तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी नहीं है। तो वो तो मैं आपको बहुत बातें कर सकती हूँ, जो हमेशा हर सियासतदान बातें करता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि बजट हमें ज़ाहिर है उतना ही मिलता है जितना आपकी इनकम और एक्सपेंस होगी, कैश फ्लो। अब कैश फ्लो के हिसाब से ही आपको उधर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी आपको काम करना है, तो उससे बढ़कर हमारा रोल होता है। मेंबर नेशनल असेंबली का रोल बहुत बड़ा होता है। सिर्फ इसलिए नहीं होता क्योंकि हल्के में PS भी हैं जिनका ये काम है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक सहूलियात दें उधर। तो एक वाइडर रोल होता है जाकर कि आप किस तरीके से इकोनॉमी में कुछ ऐसा करेंगे एज ए नेशनल असेंबली मेंबर कि इकोनॉमी भी बेहतर हो, मोटिवेट। और आप मेरा हल्का देखें, ज़्यादातर बिजनेस पीपल हैं। आज किसी भी आप कारोबारी के पास चले जाएंगे, वहाँ चाहे छोटा दुकानदार हो, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उनसे पूछेंगे कि आपको क्या काम चाहिए, वो एक ही बात कहेगा, हमें सुकून से अपना काम करने दो, थक गए हैं हम, मायूस हो गए हैं। कोई ये नहीं कहेगा अब कि हमें गैस दे दो, क्योंकि वो तो कह चुके ना सब, उससे बढ़ गए हैं। उससे कहते हैं हम कर लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, सिर्फ हमें काम करने दो अपना, हमारे कारोबार चलते रहें। अब कारोबार चलने की मतलब क्या है? बहुत सारी निटी-ग्रिटीज़ होती हैं कारोबार चलने के। किसी के इंपोर्ट नहीं हो रहे, बंद हैं, किसी के एक्सपोर्ट नहीं हो रहे, एलसीओ के प्रॉब्लम हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, बैंकों के इश्यूज़ हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मोर देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इट्स नॉट ओनली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मतलब आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं बिज़नेस करने की, वही नहीं हो रही, आपके शिपमेंट्स जो हैं वो क्लियर नहीं हो रही, उसकी वजह से आपको कारोबार नहीं चल रहे, उस कारोबार की वजह से आपकी इकोनॉमी डाउन हो रही है। मैं सिर्फ उस हल्के की बात कर रही हूँ, मैं वाइडर लेवल में नहीं बात कर रही। तो आप किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे?
देखिए मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगी। किसी मैं को तो अपने नहीं पूरी मैं हमेशा आज़ाद मैं- रहेंगी? नहीं आज़ाद तो नहीं, कोई अगर ना कोई आपने पार्टी पहले को 3 दिन में ज्वाइन नहीं किया तो आप हमेशा आज़ाद रहेंगी? मेरे पास एक पार्टी है, मैं ज्वाइन करूंगी। हाँ, जी। फैसला कर लिया आपने? कर लिया है लोग मैंने। आपको इसलिए वोट दें क्योंकि आप एक कामयाब बिजनेस वुमन हैं, वापस आई हैं मुल्क खिदमत की नीयत से, कोई और वजह? लेकिन मैं कोई एग्जिस्टिंग पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगी। कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगी। मुझे अलाउ करें तो मैं एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पहले महमूद मौलवी साहब की तरफ और फिर तबस्सुम साहब आपकी तरफ आऊंगा। महमूद मौलवी साहब, एक सवाल ये उठ रहा है इस वक्त कि जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि उनको 3 दिनों में बताया जा रहा है हलफ लेने के बाद कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी होगी, और अगर 3 दिनों में उन्होंने ज्वाइन नहीं की तो वो अपने पूरे टेन्योर में आज़ाद उम्मीदवार ही रहेंगे। तो लोग ये कह रहे हैं कि पीटीआई के उम्मीदवारों को, आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देना इसलिए फजूल है क्योंकि वो मुस्तकबिल में जाके लोटे बन जाएंगे। सर, आप इस नैरेटिव के ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं? सर नहीं, देखिए एक चीज मैं कहूँगा, लोटे क्यों बन जाएंगे उसकी वजह ये जरूरी, देखिए उनको वो जो है वो उस पार्टी में जाएंगे जिस पार्टी में लोगों के मसाइल हल हो और लोगों के काम हो। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप लोगों को इलेक्ट करवाएं, उसके बाद उनको कहेंगे जी आप जो है बाइकआउट कर दो या रोड पे आ जाओ या बैठे रहो। देखिए लोग वोट लेके आए, इस मुल्क को आगे जाना है, हम इस मुल्क को रोक नहीं सकते। तो जो भी वोट दे रहा है वो उनको अपना जवाब देना है ना। तो ये कहना कि जी वो लोटे हो जाएंगे, और मैं कहूँगा आपको इनमें से बहुत सारे लोग पार्टीज को ज्वाइन करेंगे, उसकी वजह ये कि उनको अपना आगे फ्यूचर को भी चलाना है। जिन लोगों से वोट लिया है उनको भी तो वो जवाब दे। ठीक, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी को जवाब दे तो नहीं है कि पार्टी कह गई जी अब आप जो है ओत ना लें। आपका महीने का राइट मौलवी साहब, तबस्सुम साहिबा, आपका ओपिनियन ऑन दिस नैरेटिव? मैं नहीं बिलीव करती कि वो इस तरह लोटे हो जाएंगे। आई डोंट बिलीव इट एट ऑल, बिकॉज पीटीआई एक अब हमारी सबकी ज़िद भी बन चुकी है ना काफ़ी लोगों की। तो जो पीटीआई का वोटर है उसका एक अलग अब सोच हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सही, पाकिस्तान तहरीक इंसानियत सही। नहीं, उनकी एक रेवोल्यूशनरी सोच हो गई है ना, उनकी तो अब एक सोच उससे बढ़ गई है ना। तो आई डोंट थिंक सो पीटीआई के जो वोटर है वो और या जो कैंडिडेट है वो अपनी लॉयल्टी चेंज करेगा। लेकिन मेरा मसला वो नहीं है, मेरा मसला वो जो वोटर है, जो 80% वोटर है जो कि बैठा हुआ है घर के अंदर, जो कंफ्यूज्ड है। जो पीटीआई का वोटर है वो 10-15% के अंदर से ही होगा ना। जो कंफ्यूज्ड है 80%, वो तो ना पीटीआई को दे रहा है ना वो किसी पार्टी को देना चाहता है। उनसे मैं मुखातिब हूँ और उनसे मैं बात करना चाहती हूँ कि वो निकलें। अगर वो रेवोल्यूशनरी भी नहीं है, अगर रेवोल्यूशनरी होता तो किसी पार्टी का माइंड बना के बैठा होता। उसका माइंड रेवोल्यूशनरी नहीं है, उसका माइंड है पीस, और वो बस सुकून चाहता है। वो 80% रजिस्टर्ड वोटर जो है उसको मैं निकालना चाह के बोलती हूँ कि आपके पास ऑप्शन है। ऐसा नहीं है अगर 4 पार्टियां आपको नहीं देनी जिनको, तो आपके पास एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। 16 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, आप सबका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लें, किसी भी एक को दे दें जो आपको ठीक लगे। दें जरूर वोट, दें जरूर। और दें मैं जरूर लास्ट में एक वोट। और मैसेज करना चाहूँगी आपके प्लेटफॉर्म जल्दी से मौलवी महमूद साहब को। मौलवी महमूद साहब, आई अप्रिशिएट कि आपने मेरी बहुत एक्नॉलेज किया मेरी कैपेसिटी को और मेरी कैपेबिलिटी को। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे सपोर्ट में बैठ जाएँ प्लीज़। सरेंडर कर अगर दें आपको सर, ये आप लगता सरेंडर है कर कि दें मैं महमूद मौलवी साहब। जी, अगर आपको लगता है कि मैं इतनी कैपेबल हूँ और मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे सपोर्ट में बैठ जाएं। थैंक यू देखिए वेरी मैं मच। आपके सपोर्ट में भी बैठ जाता अगर आप जीत रही। बेटा बिल्कुल, मैं आपको बड़ी फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैं आपके सपोर्ट में भी बैठ जाऊँ कि अगर मुझे ये एश्योरेंस हो कि आप जीत रही है ना, तो मैं आपको अभी टीवी पे कहता हूँ कि मैं अपने वोट आपको दे दूंगा। जितने आप मफामत की बात कर रहे हैं ना, तो यही से स्टार्ट ले लेना। जीतना हारना अल्लाह पे छोड़ दें। आप मफामत की बात कर रहे हैं, आप यहीं से ले लें अपना। अभी लाइव बता दें कि मैं बैठ रहा हूँ। देखिए यही चीज़ मुझे एमक्यूएम के जो है ना सादिक इफ्तिखार मेरे अजीज भी हैं, वो फैमिली टर्म्स है हमारे, उन्होंने भी कहा। मैंने कहा यार जो है, मैंने कहा सादिक इसमें कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि मेरे को जो है ये लालच नहीं है, मुझे चाहिए शहर का और मुल्क बेहतर हो। अगर आमीन। तुम समझते हो तो मैं तुम्हारे हक में बैठ जाऊंगा, मगर तुम ये मुझे गारंटी कर दो कि मुल्क और शहर बेहतर हो जाएगा। देखिए ना, मैं वहां पे जाके क्या करूंगा, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, चीजों को मुझे बेहतरी चाहिए। आप मैं इधर वही कह रही हूँ ना, अगर आप बेहतरी चाहते हैं, मैं आपको एश्योर करती हूँ, मैं आपको जीत के दिखाऊंगी। टाइम इज आप अप। बैठ थैंक यू तबस्सुम अब्दुल कादिर साहब, महमूद मौलवी साहब, उस्मा कारदार साहब, अपने तमाम मेहमानों का मैं शुक्रगुजार हूँ। और प्रोग्राम में हम बात करेंगे कश्मीर डे की मुनासबत से। हम जानते हैं कि हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि मकबूजा कश्मीर को आज़ादी मिले, भारत की बर्बरियत से निजात मिले। मोदी दहशतगर्द सरकार से यकीनन हर कश्मीरी आज़ादी चाहता है। जिंदगियाँ उनकी मुश्किल हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद से लेकर तमाम तर चीज़ें हो चुकी, लेकिन फिर भी
हालात वहाँ के नहीं बदल रहे। क्या कभी मिलेगी कश्मीर को आज़ादी? सवाल उठाते अपने पैनल से मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। थैंक यू सो वेरी मच ब्रिगेडियर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। और साथ साथ सीनियर हुर्रियत रहनुमा है अब्दुल हमीद लोन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। ब्रिगेडियर साहब, क्या कश्मीरियों को कभी आज़ादी मिलेगी भारत के जुल्म से, बर्बरियत से, मोदी की दहशतगर्द सरकार से? ब्रिगेडियर साहब। जी हाँ, देखें जिस तरीके से दुनिया में डेवलपमेंट्स हो रही हैं और हमारे सामने एक मिसाल है गजा वाली सूरत हाल जो है, जो रिसेंट वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है और जिस तरीके से वहाँ पे अट्रॉसिटीज हो रही थी और जिस तरीके से एज ए डेस्परेट होके हमास वालों ने जब इन्वेट किया इसराइल को, तो एक मैसेज गया और इसराइल की कोशिश रही है, उन्होंने का शुरू का मिशन और ऑब्जेक्टिव था टू डिस्ट्रॉय हमास मिलिटरीली एंड पॉलिटिकली। वो ऐसा नहीं कर सके क्योंकि इनका रिजॉल्व बड़ा स्ट्रांग था, हमास के लोग उनके साथ खड़े रहे। अब वो टोटल तो 3 मिलियन की पॉपुलेशन है। कश्मीर की जब हम बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, तो ये तो करोड़ से प्लस की पॉपुलेशन है और ख़ास तौर पे कश्मीर वैली की जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 90 लाख के करीब है। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ ड्रैकोनियन लॉज है और जिस तरह ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, वो एक किस्म की डेस्परेट सिचुएशन है। अभी तक लाखों लोग शहीद हो चुके हैं। 89 के बाद 1 लाख शहीद हो चुके हैं लोग जब से ये रिवाइवल हुई है। और जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट अब रिसेंटली हमने देखी वो तो साउथ ऑफ पीर पंजल रेंज है। फिर इसमें स्पेशली जो लोग जो पहले कभी इस तरह एक्टिव नहीं थे इसमें जो हुर्रियत पसंदी में, अब वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे लोग एक्टिव हैं। स्पेशली जब हम पुंछ और राजौरी की बात करते हैं, वैली वालों तो ऑलरेडी एक्टिव हैं। मेरे ख्याल में अब एक ऐसी सिचुएशन आ रही है कि कश्मीर के अंदर कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी रियलाइज करना चाहिए कि जिस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट से, अट्रॉसिटी से, ह्यूमन राइट्स वायलेशन से, अमेरिकन सेनेटर्स ने 75 सेनेटर्स दे रोड टू बाइडन जब मोदी विजिट कर रहे थे अमेरिका, तो उनको कहा था आप इनको रेज करें द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। तो वहाँ पे सिचुएशन ऐसी इंटरनेशनल कम्युनिटी रियलाइज कर रही है, लेकिन ये है कि फॉर ए लॉन्ग टर्म इसके सोल्यूशन के लिए मेरे ख्याल में हमें प्रोएक्टिव रोल अदा करना होगा। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो ऑलरेडी कर रही होगी, लेकिन हमें मोर डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करना होगा। हमने स्पेशली वी हैव टू ब्रीव OIC तो ऑलरेडी ऑन बोर्ड है, लेकिन अफ्रीकन यूनियन को, यूरोपियन यूनियन को और आसियान को भी हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ईस्ट तैमूर की हमारे पास मिसाल है, देखें कि ईस्ट तैमूर की मोर रिसेंटली उनको आज़ादी मिली है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे उनको गॉड इंडिपेंडेंस। मेरे ख्याल में टाइम अभी इस तरह डेवलप कर रहा है कि डेस्परेट सिचुएशन है, तो इंशाल्लाह मेरा वो वक्त दूर नहीं है। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन साहब, आपकी नज़र में कश्मीरियों को क्या आज़ादी मिलेगी तो कौन दिलवाएगा, कैसे दिलवाएगा हुजूर? देखें तला साहब, इस पे हमारा ईमान है कि ये जो कुर्बानियाँ हमने दी हैं ये रायगा नहीं जाएंगी। हक खुदरात हमारा पैदाशी हक है और ये इंटरनेशनल इशू है। अगरचे बदकिस्मती से बैन-अक़वामी बरादरी का ड्यूल स्टैंडर्ड है, मगर हम पुरुमेद हैं कि हमें भारतीय जुल्म व जबर से ज़रूर निजात मिलेगी। आज हमारी चौथी जनरेशन ये जंग लड़ रही है। आज वहाँ निहत्ते अवाम, हमारे मासूम बच्चे भारतीय जुल्म व जबर का शिकार हैं। हर घर मुतासर है, हर घर की एक एक कहानी है। किसी घर में कोई पैलेट विक्टिम है, किसी घर में लापता है, रेप विक्टिम है, इसी तरह से कोई गिरफ्तार है, कोई शहीद है। कोई एक घर आप ऐसा नहीं देखेंगे जहाँ पर सुकून हो। तो हम ये किस तरह भूल सकते हैं? हिंदुस्तानी जो जुल्म जबर है उसके सामने हमारे लोग सिसपलाई दीवार की तरह खड़े हैं। आपने देखा कल लद्दाख में जमे गफीर था लोगों का, और मोदी जहाँ कहता था सब कुछ अच्छा है, लोग तो मेरे साथ हैं, लद्दाख तो यूनियन टेरिटरी है, लेकिन कल उन्होंने रेफरेंडम वहाँ दिखाया और मोदी को आईना दिखाया कि हम आपके शहरी नहीं है, हमें इंसाफ दें, हमें खुदरादियत दें। तो लिहाजा बैन-अक़वामी बरादरी जितना जल्द इस मसले को सुलझाए। देखें मुमकिन जंग को टालने के लिए इस मसले को हल करना होगा। ये बैन-अक़वामी इदारों की जिम्मेदारी बनती है, खासकर यूनाइटेड नेशंस की, जहाँ पर हमारी कई करारदादें मौजूद है। अब जहाँ आज भी कश्मीरी जेलों के अंदर हैं, पाबंदी सलासल हैं, वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, वहाँ पर इतना जुल्म जबर है कि शैतान भी शर्माता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है वहाँ पर। तो बहरहाल हिंदुस्तान इन जुल्म जबर की ज़्यादतियों के बावजूद हमारे दिलों से न आज़ादी की शम्मा को बुझा सकता है,
न पाकिस्तान के साथ जो वाल है ना मोहब्बत है न उसको ख़त्म कर सकता है। और हिंदुस्तान उसकी जो रेशे दवानियाँ है वो आए रोज़ बढ़ती ही जा रही है। उसके बावजूद हमारे हौसले हिमालय की पहाड़ियों से भी बुलंद है। तो लिहाजा आज़ादी हमें ज़रूर मिलेगी, इसमें देर है अंधेर नहीं है। और इंशाल्लाह ये तारीकी जो है ना ख़त्म होने वाली है और आज़ादी का सूरज इंशाल्लाह श्रीनगर में तुलू होगा। इंशाल्लाह 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 यकीनन मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, मैं ये सवाल उठाना चाहूँगा ब्रिगेडियर साहब आपसे। आपने कहा कि पाकिस्तान को मज़ीद काम करना होगा, क्या कर सकते हैं सर हम? क्योंकि हम तो अपने इंटरनल अंदरूनी खलफिशार से ही निमट नहीं पा रहे, हम बैरूनी प्रॉब्लम्स को कैसे हल करेंगे सर? देखिए, मेरा ख्याल में इलेक्शंस हो रहे हैं, एक नई गवर्नमेंट आएगी, उनकी जिम्मेदारी बनती है। कश्मीर कमेटी का इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन पेशे हमने देखा इतना इफेक्टिव रोल नहीं था। सो उम्मीद की जा सकती है एक तो वो होगा, जिस तरह मैंने पहले कहा कि डिप्लोमेटिक कैपिटल्स में हमें यह इशू रेस करना चाहिए। और स्पेशली इसमें तला एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो दैट इज डेमोग्राफिक इम्बैलेंस जो जम्मू एंड कश्मीर में अभी वो क्रिएट कर रहे हैं। जिस तरीके से जम्मू की सीटें बढ़ा रहे हैं, पहले 37 सीटें थी, अभी 43 कर रहे हैं। और इसी तरह एक सीट मैन वैली में इंक्रीज कर रहे हैं। जम्मू में हिंदू डोमिनेटेड एरिया है तो वहां से उनको सीटें लेके आ रहे हैं। फिर उसके ऊपर शेड्यूल कास्ट में देखें कि पहले वाल और जो गुजर बरादरी थी वो शेड्यूल कास्ट में शामिल थे और लोग थे, और हिंदू कम्युनिटी की जो शेड्यूल कास्ट है उसको उनको ऐड कर रहे हैं, बाय डिजाइन कर रहे हैं जस्ट टू इंक्रीज द सीट्स। अल्टीमेट एम जो है इनका है वो एक हिंदू चीफ मिनिस्टर लेके आना चाहते हैं, और इसमें लाइकली वो कामयाब भी हो जाएंगे। जिस तरह डिलिमिटेशन में वहाँ फ्रॉड कर रहे हैं, जिस तरह डोमिसाइल्स वगैरह दे रहे हैं, 4 मिलियन लोगों को डोमिसाइल दिया है। एग्जैक्टली दे आर फॉलोइंग जो इजरायली मॉडल है। एक तो देख कि उन्होंने सेटलमेंट जिस तरह 35A खत्म किया, इसका मतलब था एनीबॉडी आउटसाइड इंडिया आके यहाँ से प्रॉपर्टीज परचेज कर सकता है, यहाँ पे सेटल हो सकता है। और सेकंडली देखें विलेज डिफेंस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाए जम्मू डिवीजन में, और उसमें स्पेशली जो वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट वेपन्स कैरी करते हैं, इसी तरह हिंदूज वहाँ पे जम्मू वाली साइड में वेपन्स कैरी कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी इस हाई टाइम कि इनको रियलाइज करना चाहिए, क्योंकि देखिए न्यूक्लियराइज स्टेट रीजन है, इसमें कुछ भी हो सकता है। सो देयरफॉर देयर इज अ रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी, यूनाइटेड नेशन की भी है। यूनाइटेड नेशन तो सर हमने देखा है रजा के सूरत हाल है, वेस्ट में स्पेशली अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम, दे कैन प्ले ए रोल। राइट। अब्दुल हमीद लोन साहब, एक बहुत बड़ा नैरेटिव है सर, काफी वक्त से हम सुनते आए हैं, और वो ये है कि वेपन्स इंडस्ट्री, ये जो असला साज इंडस्ट्री, जो असला बनाने वाली कंपनियां हैं, ये बड़े ताकतवर लोग होते हैं। अगर दुनिया से जंगें खत्म हो जाएं तो इनका तो धंधा ही बंद हो जाएगा। इसीलिए कश्मीर की आग और फलस्तीन की आग को ये बुझने नहीं देते हैं ताकि इनकी दुकान चमकती रहे। आप इस नैरेटिव के ऊपर क्या कहेंगे अब्दुल हमीद साहब? जी बिल्कुल तला साहब, कश्मीर हिंदुस्तान के लिए सोने की चिड़िया बन गई है। वहाँ पर हिंदुस्तान चाहता कि ये जंग जारी रहे और मैं लोगों को मारता रहूं, तो वहीं दुनिया भर से जदीद हथियार लिए जाते हैं। वहाँ पर जो है ना वो जेट लिए जाते हैं। फ्रांस से उन्होंने इसका एक सौदा भी किया। अच्छा, जंगी जुनून सवार है इस रियासत को। ये इस रियासत में एक नासूर है जहाँ कोई हमसाया महफूज नहीं है। जंग तो कर नहीं सकती किसी के साथ। ये इतनी बुज़दिल है। गलवान में इनको इतनी मार पड़ी है कि ये दुम दबा के भाग गए हैं। 135 किलोमीटर जो है वो चाइना अंदर आ गया है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी इनको मार पड़ रही है, और जहां पर आप देखें कि बॉर्डर के ऊपर ये निहत्थे लोगों को मार रहे हैं, पाकिस्तान के साथ जो सरहदें मिलती है। अब ये हर जगह दहशतगर्दी कर रहे हैं, और नेपाल ने भी अब इनको ठिंगा दिखा दिया है। खालिस्तान के बावजूद ये रीजन में चौधराहट कायम करना चाहते हैं। जदीद हथियार लाव लश्कर लेकर जब ये मासूम लोगों को मारते हैं, इसको ये कहते हैं बहादुरी। ये बहादुर फौज नहीं है, बस दुनिया को धोखा दिया जाता है कि हम जमहूरी मुल्क है। जमहूरियत कोई नाम निशान नहीं हिंदुस्तान के अंदर। ये एक फसाई रियासत बन चुकी है जो फेक सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाती है। राइट तो कहते हैं कि मेरा सीना 56 इंच चौड़ा है, मगर लड़ने के काबिल नहीं है। मकबूजा कश्मीर में 1.5 मिलियन फोर्सेस जो हैं उनका मॉरल डाउन है, वो कोई जंग नहीं लड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आउट ऑफ टाइम। ये बुज़दिल कौम है, निहत्थे लोगों को मार रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद लोन साहब, ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब, आप दोनों मेहमान गिरामी का बेहद मशकूर हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
एक नैरेटिव जो बहुत ज्यादा बिल्ड किया जा रहा है, उसके ऊपर लीगल ओपिनियन जानने के लिए मेरे साथ उस वक्त मौजूद है, बड़े माहिर कानून है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, राजा खालिद महमूद साहब। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। राजा साहब, जिस नैरेटिव के ऊपर आपसे मैं ओपिनियन जानना चाहता हूं, वो बयानिया यह है कि पीटीआई के जितने आजाद उम्मीदवार हैं, अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो 3 दिनों में कानूनी तौर पर उन्हें कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी है असेंबली में आने के बाद, और अगर वो नहीं ज्वाइन करते हैं तो अपने पूरे टेन्योर 5 साल आजाद उम्मीदवार की हैसियत से ही गुजारेंगे और किसी सियासी जमात को ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। इसीलिए जितने भी पीटीआई के आजाद उम्मीदवार हैं, उनके पास कोई और चॉइस नहीं है पर ये कि वो कोई ना कोई सियासी जमात ज्वाइन कर लें, और नैरेटिव ये बिल्ड किया जा रहा है कि वो मुस्तकबिल के लोटे ही बनेंगे। आप इसके ऊपर सर क्या हमें लीगल ओपिनियन देंगे? जी देखिए, ये इलेक्शन रूल्स हैं 2017 के, जो इलेक्शन एक्ट है हमारा 2017 का, उसके अंडर रूल्स बनाए गए। तो इसका रूल है 92, उसका सब रूल है 6। वो ये कहता है कि अगर कोई उम्मीदवार आज़ाद जीतता है तो 3 दिन के अंदर उसे कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना होगी, और अगर वो ज्वाइन नहीं करते तो आगे वजाहत आती है, मुख्तलिफ जजमेंट्स में भी ये बात आई, तो फिर वो आज़ाद रहेंगे। लेकिन इस हवाले से मैं समझता हूँ कि कोई हार्ड एंड फास्ट बात नहीं है, आप बाद में भी लेटर स्टेज पे भी किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस तरह शायद माजी में भी पिछले दौर में होता रहा कि कुछ लोगों ने 3 दिन गुजरने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन किया था। तो ये जो लोटों वाली बात है, तो इस तरह तो होता है पाकिस्तान में कि जो आज़ाद जीतता है वो जहाँ से ज़्यादा अच्छी कीमत लगती है तो उसी तरफ जाता है, जहाँ उसे कोई वजारत की पेशकश हो, पैसों की पेशकश हो, या और किसी तरह की कोई ल्यूक्रेटिव किस्म की पेशकश हो, तो वो फिर उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। ये बदकिस्मती है हमारी कि लोग अपने वोटर्स का ख्याल किए बगैर जब असेंबली में पहुंचते हैं, जब पार्लियामेंट के अंदर पहुंचते हैं, तो वो सिर्फ अपनी आसूदगी देखते हैं, अपनी आसाइश देखते हैं, अपनी मराद देखते हैं, और अपने खानदान के लिए आसानियां देखते हैं। तो ये तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर। आई एग्री। बहुत बहुत शुक्रिया राजा खालिद महमूद साहब आपके कीमती वक्त के लिए। प्रोग्राम के अख्ताम पर मैं उन 12 करोड़ 85 लाख पाकिस्तानियों से गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़कर, प्लीज़ वोट देने से पहले ये सब कुछ सोचिएगा ज़रूर। चंद टकों की खातिर, कुछ खानों की खातिर वोट ज़ाया ना कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।